नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि अभी तक अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप कम से कम इतनी रिसर्च कर चुके होंगे कि काल सर्प दोष किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं काल सर्प दोष। हालांकि अपनी पुरानी वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं मैं कि काल सर्प दोष कितने तरह के होते हैं। 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं, 12 तरह के। ठीक है, आज से मैं आपको एक एक काल सर्प दोष के बारे में ना पूरी एकदम विधिवत तरीके से जानकारी बताऊंगा, एकदम पूरी जानकारी कि आपको ना कहीं और भागने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी चीज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जैसे सबसे पहला अनंत काल सर्प दोष है, तो अनंत काल सर्प दोष कब होता है, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, ये कुंडली में रहकर लोगों की क्या क्या मतलब कहते हैं ना क्या क्या उनको परेशानी खड़ी कर सकता है, इसके उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, और मतलब इस दोष से हमें किस तरह से बचना चाहिए, क्या यह कुंडली का सबसे खतरनाक दोष होता है, यह पूरी जानकारी आप ना एक सिंगल वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे दोस्तों। तो पूरे वीडियो को ना एकदम ध्यान से देखना और सोचना कि जो मैं आपको बात बता रहा हूं क्या वो बात वाकई में सत्य है, क्योंकि मैं नहीं बता रहा, वो आपकी कुंडली बता रही है। अगर कुंडली आपकी बता रही है तो निश्चित रूप से ऐसे परिणाम आपके सामने उपस्थित हो रहे होंगे, ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे होंगे, या फिर उनसे निवारण, उनका निवारण किस तरह से होगा। अगर लक्षण इस तरह के हैं तो निवारण भी इस तरह के होंगे। जैसे कि आपने जब होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लिया होगा तो होम्योपैथिक का जो ट्रीटमेंट होता है वो लक्षण के आधार पर रोग से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले आपके लक्षणों को मैच किया जाएगा, उसके अनुसार आपकी दवाई बनेगी और उसके पश्चात वो आपको दवाई दी जाएगी और आपको एकदम परफेक्ट तरीके से वो शूट करेगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष क्या होता है? अनंत का मतलब ये आपको चौकोर एकदम बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहा है। 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह इसीलिए बोलते हैं, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह इस तरह से उपस्थित होते हैं कि बीच में आप देख रहे हैं ना, ये बीच में जो देख रहे हैं यही राहु, इसे बोलते हैं प्रथम भाव। प्रथम भाव राहु, और इसके ठीक नीचे जो सप्तम भाव होता है इसमें ये केतु दिखाई दे रहा है। ठीक है, राहु और केतु के या तो सारे ग्रह इधर या फिर सारे ग्रह उधर। ठीक है, तो ये बन गया अनंत काल सर्प दोष। मतलब इस तरह से राहु और केतु, अगर इस तरह से अगर एक चांद की आकृति आप बनाते हैं तो सारे ग्रह इधर हैं, या फिर अगर इधर हैं तो इस तरह से। अगर इनमें से कोई भी ग्रह इधर आ जाएगा तो फिर आप ये मानिए कि काल सर्प दोष नहीं है। तो देखिए अब राहु कहां बैठा हुआ है? राहु बैठा हुआ है प्रथम भाव में। प्रथम भाव में, ठीक है। प्रथम भाव का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य के घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं। सूर्य और राहु दोनों आपस में शत्रु होते हैं। ठीक है, दोनों आपस में शत्रु हैं। हालांकि देखो यहां पे सूर्य आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पहला जो घर होता है वो सूर्य का ही होता है। मैं अपने घर में रहूं या ना रहूं या कहीं पे जाऊं, मैं ताला लगा के जाऊं, लेकिन घर मेरा है। अगर इसमें कोई चोर घुसेगा, कोई भी इंसान बिना मेरी इजाजत के अगर घुसेगा तो निस्संदेह वो चोर है, निश्चित रूप से चोर है, या फिर वो आपका दुश्मन है। इसी तरह से जो प्रथम भाव होता है, प्रथम भाव होता है सूर्य का। सूर्य इसके कारक ग्रह माने जाते हैं, जिन्हें इनके इस भाव के गुरु बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे सूर्य के घर में राहु बैठे हुए, मतलब एक तरह से शत्रु बैठा हुआ है आपके घर में। तो आप समझिए कि जब अपने अंदर ही शत्रु मौजूद होता है, अपनों में ही शत्रु मौजूद होता है, तो आपकी स्थिति किस तरह की हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, यहां पे आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए यहां पे आपको नंबर लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 का मतलब हो गया 3 का मतलब क्या हो गया? मिथुन राशि। मिथुन राशि में कौन है? राहु। मिथुन राशि में राहु है प्रथम भाव में। ठीक है, तो मिथुन राशि का जो गुरु होता है, मिथुन राशि का जो राशि स्वामी होता है वो होते हैं बुध। ठीक है, बुध होते हैं। तो मतलब सूर्य के घर में शत्रु बैठा हुआ है, लेकिन शत्रु कौन सी राशि में बैठा हुआ है? मिथुन राशि में। मिथुन राशि जो है
उसका स्वामी है बुध, और बुध और राहु की मित्रता, समझ रहे हैं? इस तरह से पता चलता है, इस तरह से। अब देखिए इस तरह से क्या पता चल रहा है, सूर्य की और बुध की, बुध आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन 3 लिख रहा है, इसका मतलब बुद्धि है, ठीक है, इसका मतलब बुध है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो तीसरे भाव मिथुन राशि का जो है वो बुध है, और बुध की राहु से मित्रता है, लेकिन सूर्य जो है, सूर्य के घर में दोनों बैठे हुए हैं। राहु शत्रु है, बुध मित्र है सूर्य का। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि आप खुद ही, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप अपना बुरा खुद ही करोगे, आप किसी और को आपका दुश्मन बनने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। जो भी अहित होगा वो आपके खुद के द्वारा ही होगा। किसी और की आप वो चिंता मत करिए, कोई और यहां पे मेरा अनर्थ कर रहा है या कोई कुछ और कर रहा है, खुद आप, क्योंकि आपके दिमाग को इस तरह से भ्रमित किया जाएगा कि आपकी बुद्धि ना पूरी तरह से एकदम क्षीण हो जाएगी। गुस्सा ज्यादा आएगा आपको, गुस्सा ज्यादा आएगा। सूर्य के साथ राहु बैठे हुए, मतलब सूर्य ग्रहण दोष भी बना हुआ है। आपकी चमक फीकी होगी, कितना भी प्रयास करिए, कितना भी प्रयास करिए आप, ठीक है, आप उस स्तर पर नहीं जा सकते, क्योंकि चमक आपकी फीकी कर दी है। आप खूब प्रयास करिए, खूब प्रयास करिए, लेकिन सफलता नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि सूर्य ग्रहण, राहु के साथ सूर्य, ठीक है। अच्छा, मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो बुधादित्य योग बना रहा है। बुधादित्य योग जो स्वभाव से होता है ना, स्वभाव से अगर देखा जाए तो हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि ऐसे राशि के लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। और राहु जब अपनी महादशा में होगा तो हो सकता है वो आपको गलत रास्ते पे ले जाए, जो लोग आजकल घूस लेते हैं, ठीक है। ये ना, जब इसकी गहराई में आप जाएंगे तब उन सब चीजों को समझेंगे। कुल मिला के आप ये समझिए कि पहले भाव में अगर राहु है और सप्तम भाव में केतु है, वो तो आगे हम देखते रहेंगे कि, और काल सर्प दोष बनना है तो वो अनंत काल सर्प दोष होता है। इसमें आप अपनी चमक खुद ही खत्म करेंगे, आप अपना अनर्थ खुद ही करेंगे। आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना चाहिए, और साथ ही आपको प्रयास करना चाहिए कि समय समय पर आपको राहु की शांति कराएं, खासकर तब जब आप पर राहु की महादशा हो, राहु की महादशा। क्योंकि राहु की महादशा, और निर्भर यह भी करता है, एक चीज और बताना भूल गया मैं, निर्भर यह भी करता है कि कुंडली में जैसे राहु है तो राहु की पावर कितनी है, पावर भी पता चलती है, ठीक है। कोने में आप देखेंगे तो आपको पावर दिखाई देगी कि देखो ये पावर है, इसे बोलते हैं पावर। राहु कितनी पावर पर बैठा हुआ है। अगर राहु मजबूत हुए प्रथम भाव में तो आप निश्चित रूप से गलत रास्ता चुन सकते हैं। हो सकता है आप जेल के चक्कर काटते रहें, हो सकता है आप पे कानूनी कार्रवाई हो, मतलब इस तरह की चीजें हम लोगों ने देखी है, ठीक है। तो प्रथम भाव में सबसे पहले आप ये मानिए, सूर्य को अगर आपको को क्षीण कर दिया ना, सूर्य ग्रहण आपने देखा है कितना खराब रहता है, मतलब जहां पे भी सूर्य ग्रहण होगा ना वहां पे सूतक लग जाता है कुछ समय पहले, कि उस समय का पूरा चीज खाना पीना एकदम सब व्यर्थ हो जाता है, बना के नहीं खाना है, ठीक है, ऐसी चीजें मानी जाती हैं। तो मतलब ये आपकी चमक फीकी कर दी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि केतु जो आपके एकदम सामने वाले भाव में बैठा हुआ ना, हो सकता है आपको पत्नी भी इस तरह की प्राप्त होगी, हो सकता है जो आपकी शादी जिस घर में होने वाली है उस घर में हो सकता है कि आपकी पत्नी का मिजाज भी इस तरह का हो, या फिर आप दोनों के संयोग से हो सकता है, अगर आपने ठीक समय पे और अच्छे विधि से अगर आपने निवारण नहीं करवाया है तो आप दोनों में अनबन भी हो सकती है, ठीक है, अनबन भी हो सकती है। तो ये आपके मुख्य रूप से लक्षण है। कितनी भी मेहनत करिए, जब रिजल्ट आएगा ना तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। पूरे साल आप बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब तरफ वाई हो रही है, अंत में आपको पता चलेगा आपने तो कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। इसी तरह से आपका ससुराल पक्ष भी रहने वाला है कि आपकी पत्नी से कभी कभी आपकी मतलब इस तरह से मनमुटाव भी आ सकते हैं कि आपका तलाक भी हो सकता है, ठीक है। चमक फीकी कर दिए, मतलब आप अपना नुकसान खुद ही करेंगे, कुल मिला के बात ही है। तो ये तो दोस्तों हो गए कि अनंत काल सर्प दोष क्या होता है, किस तरह से काल सर्प दोष देखते हैं, ठीक है। और इसके साथ जैसे पहला घर मैंने आपको बताया सूर्य का है, सूर्य यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य देखो आप इधर उधर कोने में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सूर्य है, लेकिन सूर्य का घर है, पहला घर सूर्य का है, तो सूर्य ग्रहण दोष भी आप पर लग गया है। अगर आप काल सर्प दोष की पूजा करने जा रहे हैं ना तो आपको सूर्य ग्रहण दोष की भी पूजा करनी चाहिए। और सूर्य ग्रहण का मतलब एक तरह से आप पता है क्या होता है, पितृदोष।
मतलब आपकी कुंडली में पितृदोष हो गया अगर अनंत काल सर्प दोष है। इसीलिए अनंत काल सर्प दोष को ना सबसे खतरनाक काल सर्प दोष बताया जाता है, क्योंकि जैसे ये कुंडली में उपस्थित होता है तो पितृदोष हो गया, सूर्य ग्रहण दोष हो गया और काल सर्प दोष ऑलरेडी है ही है। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, हमने महसूस की हैं, इनका आपको भी ख्याल रखना है। वैसे एक चीज और बताता हूं, जो इस दुनिया में तरक्की करते हैं ना, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत होती है। जब हम विधिवत तरीके से पूजा करा लेते ना, तो निस्संदेह मैं आपको बता रहा हूं, अपने खानदान में, बिरादरी में नाम भी ऐसे लोग ही करते हैं जिनकी कुंडलियां में थोड़े से दोष ज्यादा होते हैं। मतलब इस तरह का कालसर्प दोष होता है, क्योंकि इन्हें अपने दोष की चिंता है। आप उस इंसान को सोचिए जिसे पता नहीं कि मेरी कुंडली में दोष है, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, अंत में क्या हो रहा है उसका, अगर उसे पता होती ना तो उसकी जिंदगी इसी तरह से अच्छी चलती। लेकिन बहुत अच्छी चलने के पश्चात गाड़ी एकदम खराब हो गई, आज उसकी स्थिति ऐसी हो रही है कि कोई देखने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का होता है। पहले प्रकार के कालसर्प दोष के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष की पूजा वरदानी पंडित जी से करानी चाहिए। प्रयास करना चाहिए उस पूजा के साथ ही आप पितृदोष की पूजा करने जाएं, जो कि 3 दिन की होती है, ठीक है। और कालसर्प दोष की पूजा के साथ ही आपको सूर्य ग्रहण दोष की भी पूजा करनी चाहिए। ये हमने आपको बताया अनंत कालसर्प दोष के बारे में। किसी तरह का जवाब हो, किसी तरह का सवाल हो, इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फोन मत करिए, सबसे पहले अगर आपको पूजा के लिए जाना है मुझे व्हाट्सएप करिए, इतने तारीख को पूजा करने जाना है, या फिर मुहूर्त पत्रिका भेजिए, मैं आपको भेजूंगा। उसके पश्चात उसमें से डेट फिक्स करके तभी कॉल करिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगले कालसर्प दोष के बारे में अगले वीडियो में बने रहिए। हर हर महादेव।